अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा किस पे। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो फार्मूला भी निकाले, हमें ऐसा यूनिट्स बेस के निकाले, मतलब उसका ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू था वो भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो आज हम उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब क्या क्या एविडेंस थी जिस बुनियाद पे उसको यूनिवर्सल लॉ करार दिया गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से फिनोमेना है जिनकी वजह से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो किसने दिया था, न्यूटन ने एक्सप्लेन सक्सेसफुली सेवरल फिनोमेनास। अब वो फिनोमेनास क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट अगर हम देखेंगे फर्स्ट फिनोमेनोलॉजी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ। जो भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट मीन जो भी ऑब्जेक्ट्स किस पे होंगे, अर्थ पे, ठीक है, वो बाइंड करने में ये हेल्प करता है। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं यहां पे लिखता हूं द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल ठीक है, फॉर बाइंडिंग all the terrestrial objects on the earth। ठीक है, सेकंड, और क्या काम करता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। जो भी एटमॉस्फेयर है किस में, हमारे अर्थ में, अर्थ, ठीक है, वो उसको मतलब होल्ड करने में हेल्प करता है। ऐसे आप समझो ग्रेविटेशनल फोर्स responsible for holding the atmosphere around the earth। आ गए दो। थर्ड, और क्या काम है इसका, ये जो रोटेशन होती है इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द जो रोटेशन होती है, ठीक है, कौन करता है, अर्थ जो हमारा है उसको कौन हेल्प करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही करता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इस ये लॉ हमें एक्सप्लेन वो करता है। ठीक है, द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, और मून अराउंड द अर्थ। क्यों मून किसको रिवॉल्व करता है, ओब्वियसली अर्थ को, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है। ठीक है, इज एक्सप्लेनेड on the basis of this law। किस लॉ पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या और जो हमारे जो टाइड्स बनते हैं, देखा होगा आप लोगों ने सीज में, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स in the oceans is due to the force of attraction between किस के between moon and ocean water, between moon and ocean water। ठीक है, तो उन दरमियान भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे या एविडेंस थे किसके मुतालिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट आप लोगों ने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल जो भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कौन हेल्प करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल जो है हमारे एटमॉस्फेयर है होता है उसको
मतलब होल्ड कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। थर्ड, जो रोटेशन होती है अराउंड किसके दरमियान, सन के दरमियान, सन और अर्थ के दरमियान, जो फॉर एग्जांपल जो हमारा अर्थ जो रोटेट करता है अराउंड द सन, सो उसके दरमियान जो फोर्स है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ठीक है। या फॉर्मेशन ऑफ टाइड जो बनते हैं ओशंस, जो बनते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किस के दरमियान, मून एंड ओशन के, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप कि ये कुछ एविडेंस है अकॉर्डिंग टू किसके मुतालिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो हमने ये फार्मूला पढ़ी इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम जो हमने फार्मूला डिराइव किए हैं, कौन सी फार्मूला, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो फार्मूला थी, एक्सप्रेशन थी, वो हमने डिराइव की। अब उसके मुताबिक यहाँ पे एक फार्मूला है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है भी फार्मूला है। क्यों ये न्यूमेरिकल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल क्यों इंपॉर्टेंट है, किस हिसाब से, क्योंकि ये रिलेट हो जाएगा आपके अर्थ और मून से। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या कितना फोर्स है किसके दरमियान, अर्थ और मून के दरमियान। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये न्यूमेरिकल दिया गया है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों को पता चला कि जो अर्थ का मास है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। याद रखना है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। एंड दैट ऑफ द मून इज, और जो मून का मास है वो क्या है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। यहाँ पे if the distance between the earth and the moon be क्या है, 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, इनके दरमियान ये डिस्टेंस, हमें क्या बताना है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन मून। हमें बताना है इनके दरमियान कितना फोर्स होगा, वो हमें निकालना होगा। अब वो हम कैसे निकालेंगे, ओब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स से। उसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला है, और यहाँ पे इसने ऑलरेडी दिया गया है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है जी, उसका वैल्यू ये है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है कि उसका वैल्यू क्या है, 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो चलो ये सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन इसका। अगर हम देखेंगे जो न्यूटन की फॉर्मूला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग to Newton's formula. Newton's फार्मूला किसके मतलब है, जब फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा बाय वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, देन एट दैट टाइम फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू m1, शाबाश, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे मतलब क्या है इसका, जैसे कि मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी। अब यहाँ पे मास ऑफ फर्स्ट बॉडी मीन्स अर्थ, मास ऑफ m2 मीन्स मास ऑफ सेकंड बॉडी, दैट मीन्स मून, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे इसने क्या क्या दिया गया है, मास क्या क्या है, हियर हियर अगर हम g का वैल्यू देखेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो क्या है, दैट इज 6 ध्यान रखना 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो साथ में यूनिट्स भी लिखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। जी वैल्यू आया जी का वैल्यू। इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे इसने क्या दिया गया है, चलो मास मैं लिखूंगा यहाँ पे m1, मास ऑफ, ऐसे आप समझो मास ऑफ, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सो दैट आप लोगों को फिर क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ लेट इट बी m1, जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ठीक है। m1 दैट इज इक्वल टू कितना दिया गया है इसने, 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। यहाँ तक g भी आया, m1 भी आया। नाउ m2, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून या मून, दैट इज m2 इज इक्वल टू, वो कितना है, दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg, यहाँ तक ठीक है।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छी तरह। नाउ यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, तो डेट मीन्स डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसने ऑलरेडी दिया है डिस्टेंस कितना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन किस किस के, अर्थ, जो हमारे पास अर्थ है और मून, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, वो कितना है, शाबाश। अगर हम देखेंगे दैट इज 3 पॉइंट, दैट इज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ठीक है यहाँ तक? आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे किलोमीटर है ना, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने जी का जो वैल्यू दिया था वो मीटर्स में दिया था, इसने किलोमीटर्स में नहीं दिया, ठीक है, मीटर्स में। सो मैं इसको एक काम करूँगा, इसको चेंज करूँगा किस में, इसको मैं मीटर्स में चेंज करता हूँ। चलो कन्वर्ट करो। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर इज इक्वल, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना बिटवीन, आर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल दैट इज 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मल्टीप्लाई बाय, अगर फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ओबियसली 1000, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1000, तो इस 1000 मीटर्स हो गए। तो आर इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाई, ये ऐसे समझो ये 1000 है। अगर हम 1000 को इन डिजिट के हिसाब से, उसके हिसाब से लिखेंगे तो इसको क्या आएगा, 10⁻3, क्यों 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 बेस से पावर 3 तो 10⁻3 आ जाएगा, ठीक है, मीटर। तो आर इज इक्वल टू 3.84 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे भी बेस है, यहाँ पे बेस से पावर शुड बी एडेड, सो ये आएगा 10⁵ प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? तो रेडियस क्या निकला हमें, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स, तो हमने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। ठीक है यहाँ तक। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास ये वैल्यूज निकले हैं इनको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, पुटिंग these values in above इक्वेशन या above फार्मूला, जो भी है, जो आप बोलोगे, ठीक है। किस फार्मूला, इस फार्मूला में, इस फार्मूला में हमें पुट करना है, इस फार्मूला में। चलो पुट करते हैं, देखते हैं क्या निकलेगा, ठीक है। ऐसे लिखूंगा दैट इज एफ इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करता हूँ। आप देखो वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, जो जी का वैल्यू है वो क्या है, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11, शाबाश, मल्टीप्लाई बाई m1 क्या है, दैट इज 6.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 इंटू, और क्या है m2 का वैल्यू क्या है, दैट 7.4 इंटू 10⁻22 होल डिवाइड बाय जो आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना यहाँ पे। सो रेडियस अभी हमने निकाली, दैट इज 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10⁸8। अब स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये फार्मूला के साथ है आर का स्क्वायर, ठीक है। दैट्स एफ इज इक्वल टू, एक काम करते हैं एक साथ ही लिखते हैं इनको, और 10 के अलग अलग लिख लेते हैं, सो दैट आप लोगों को फिर इजी हो जाएगा इनको कैलकुलेट करना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दैट 6.7 इंटू 6, ये 6 लिखा मैंने, इंटू 7.4, इनको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है, इंटू फिर लिखता हूँ 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22, ठीक है। इनको अलग मैंने लिखा है, 10 वालों को मैंने अलग लिखा है और इनको अलग लिखा, होल डिवाइडेड बाय 3.84, इनको मैं अलग अलग, देखो ये स्क्वायर दोनों को है ना, इसको मैं अलग से स्क्वायर दूंगा, इंटू 10⁸8 इसको अलग से स्क्वायर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब देखो, अब मैं एक काम करूंगा, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ क्या आ जाएगा, दैट्स एफ इज इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करके आप देखो आपको क्या आ जाएगा। इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा
297.48, ठीक है, 297.48 इनको मल्टीप्लाई, और इनको बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। इनको अगर आप ऐड करोगे दैट इज 46 में से 10⁻11 इनको फिर माइनस करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे आ जाएगा, इट विल बी 10 इंटू 10⁻⁴ 46 24 + 22 दैट विल बी 46 में से 11 निकालो तो दैट विल बी ओबियसली 35, ठीक है, होल डिवाइड बाय, और अब इनको मल्टीप्लाई 3.84 मल्टीप्लाई बाय 3.84, क्योंकि ये स्क्वायर है ना यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 14.7456, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 10⁻, शाबाश, 8 2 दैट विल बी 16, ठीक है, 16। अब एक काम करते हैं, दैट इज f इज इक्वल टू 297.48 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 10⁻35 है ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ सेपरेट करके, सो दैट आप लोगों को फिर एक ऐसे लिखता हूँ 10⁻16 35 में से 16 निकालो आप, कितना आएगा 19 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 होल डिवाइड बाय, नीचे मैं ऐसे ही लिखूंगा 14.7456 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16। अब मैंने क्यों लिखा ऐसे, इसको सेपरेट करके, सो दैट में मुझे इजी हो जाएगा इसको काट करना, ठीक है, 10⁻16 ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, दैट इज इक्वल टू 297.48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻90 होल डिवाइडेड बाय 14.7456, इतना ही बचा ना। अब एक काम करते हैं, f इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ फिलहाल, 297.48 डिवाइडेड बाय 14.7456 मल्टीप्लाई बाय 10⁻90, इसको ऐसे ही रखा, इन दोनों को मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, दैट विल बी, इन दोनों को डिवाइड करो, देखो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 20.1 आएगा इंटू 10⁻19 न्यूटन्स। अब मैंने न्यूटन क्यों लिखा, क्योंकि फोर्स का जो ऐसा यूनिट है दैट्स द न्यूटन, तो ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। इन केस अगर आप यहाँ पे इसको हटा दोगे तो इसको फॉर एग्जांपल 10⁻20 में लाना होगा, तो कैसे लाओगे, सिंपली आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में भी या डिनोमिनेटर में भी आपको क्या करना है, 10 से करना है मल्टीप्लाई, और नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड भी, सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, सो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट विल बी f इज इक्वल टू 20.1 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻19 न्यूटन्स, ठीक है, सो f इज इक्वल टू, इसको इसके साथ डिवाइड 20.1 डिवाइड बाई 10 इंटू 10, ठीक है, इंटू 10⁻19, सो यहाँ पे इसके साथ क्या है, ओबियसली ये 1 ही होगा, ठीक है, सो f इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस ये डिनोमिनेटर में है तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा, शाबाश, आएगा 2.01, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों को ऐड करो, बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, दैट्स 10⁻20 आ गया न्यूटन्स। क्यों, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, तो ये निकला फोर्स बिटवीन किस किस के दरमियान, अर्थ एंड मून। 10 हमें क्या निकालना था, फोर्स, 10 फोर्स exerted by the
अर्थ ऑन किस पे, ऑन द मून इज 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। कितना? 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। ये इसका आ गया आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कैसे हमने न्यूमेरिकल की। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को ये मतलब डिफ़िकल्ट लगा होगा, किस लिए? क्योंकि यहाँ पे इसमें ये पॉइंट्स में ये निकलता है इसकी कैलकुलेशन, तो इस अदरवाइज़ ये इजी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।